गुड मॉर्निंग। तो देखो बच्चों, अपन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। आज अपन पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक्चुअल में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स किन्हें बोला जाता है? ऐसे टाइप के फोर्स जिसके अंदर क्या चीज? ऐसे टाइप के फोर्स जिसके अंदर हमारे जो वर्क की कैलकुलेशन होती है उसमें बिना पाथ की इक्वेशन के वो सॉल्व हो जाता है। क्या चीज बोली मैंने? ऐसा वर्क कैलकुलेशन जिसके अंदर हम बिना पाथ की इक्वेशन को उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है? कंजर्वेटिव। पर ऐसे टाइप के फोर्स जिनके अंदर वर्क की जो कैलकुलेशन है वो बिना पाथ इक्वेशन के सॉल्व नहीं होती, उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बिना पाथ की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपको जब इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाओगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत वहां पे पड़ने वाली है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ फोर्स in which work calculation cannot be solved without information of path are called as non-conservative force। non-conservative force, ऐसे टाइप के फोर्सेस को क्या बोला जाता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। तो इसमें अगर अपने से पूछा जाए तो क्या होगा? तो देखो, पहली चीज, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन रिक्वायर the information of path or cannot be solved without it। उसके बिना वहाँ पे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो जब भी हमारे से पूछा जाए कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किन्हें बोला जाता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो टाइप के फोर्स होते हैं जिसके अंदर पाथ की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? दूसरी चीज अगर अपने से बोला जाए तो यहां पे क्या होगा? द टाइप ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पाथ। जो पाथ लेंथ है उस पर इसकी डिपेंडेंसी होती है, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? तीसरा इसके अंदर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है? ऑल टाइप ऑफ रजिस्टिव फोर्सेस आर इन नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? और इसके अंदर अगर अपन बात करें, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन की काइनेटिक एनर्जी, नॉट फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। क्या चीज बोली? कि ये जो टाइप के फोर्स है, इस टाइप के फोर्सेस के अंदर क्या होता है? केवल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और अगर अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें किस टाइप के फोर्सेस आते हैं? एग्जांपल में फ्रिक्शन आ गया, है ना, एयर रेजिस्टेंस आ गया, है ना। और अगर अपन बात करें, फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, और कौन सा टाइप का फोर्स आ सकता है इसके अंदर? विस्कस फोर्स आ चुका है, तो विस्कस फोर्स भी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब जो भी रेजिस्टिव फोर्स है जो आपके मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं, वो सारे टाइप के जो फोर्स होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आएंगे, ठीक है ना।
अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आएंगे। अब इसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए, एक तो देखो वर्क डन की जो कैलकुलेशन है वो बिना इक्वेशन ऑफ पाथ के आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आपके क्या है कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन दे रखा है तो इंटीग्रेशन क्या डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्या नहीं होगा, इंटीग्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना उतना ईजी नहीं होगा। तीसरा ये वाले जो फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज ला सकते हैं, इनकी वजह से कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है। फोर्थ अपने से बोला जाए कि इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रजिस्टिव फोर्स होते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने इसके अंदर देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं ना जो, अब इसके अंदर क्या हो गया, जो रजिस्टिव फोर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। चलो अपने से पूछा जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल की फॉर्म में कि फाइंड आउट द फोर्स एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। आपसे पूछा जाए कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, अपने को पता है एफ दे रखा है एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई जे के, तो डी एस वैक्टर मानेंगे क्या आएगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। तो वर्क डन की बात करें तो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस होता है कि नहीं होता, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई जे के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के, ये आया। तो जब अपन इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये आ गया। अब मुझे बताओ क्या इसको सोल्व करना इजी है या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ईजी है या नहीं है, क्योंकि x का ही फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y का फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ का जो है वो क्या हो चुका है, अपन ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या हो चुका है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो चुका है, कंजर्वेटिव फोर्स। फिर अपने से पूछा जाए सेकंड, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ कि अगर ये क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के, तो ये भी क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी जब W निकालूंगा तो इंटीग्रल ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के भी आएगा। तो आप अपने से लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो इसको सॉल्व करना इजी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है वो भी कैसा हो चुका है, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहाँ पे भी कंजर्वेटिव होगा। पर अगर मैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहूँ आपसे कि f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई के प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे के, और आपसे पूछा जाए तो w निकालोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रल f डॉट डी एस क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आई के प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई आया। तो अब क्या इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैसे चेक करें यहाँ पे, तो देखो ये वाला पार्ट अब अपने को दिख रहा है कि यार यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है और फंक्शन में y भी आ रहा है, और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है x भी आ रहा है, तो क्या करें। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो देखो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व होगा ही नहीं, क्या होगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व होगा ही नहीं। इसका मतलब मुझे पता है यहाँ पे y को मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, यानी ये तो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे यहाँ पे पाथ की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, पाथ की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे सोचना इस जगह पे मेरे से बोला जाए कि एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, मान लो फोर्स दे दिया वाई आई के प्लस एक्स जे के, क्या दे दिया, वाई आई के प्लस एक्स जे के, तो W निकालूंगा तो इंटीग्रल ऑफ वाई आई के प्लस एक्स जे के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के, ये लिखोगे ना। अब अपने हैबिट में क्या रहता है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन ये बना। अब आप डायरेक्ट लिख दोगे नॉन कंजर्वेटिव, जबकि ये किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव। कैसा है, कंजर्वेटिव। रीजन उसके पीछे देखो, अब मैं तरीका बताता हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, क्या करो
दोनों में x और y की जो मैक्सिमम पावर है वो ले लो। क्या दिख रही है, x इधर से और यहाँ y इधर से। जो दोनों में से भाई यहाँ dx और y है, तो यहाँ y है तो y की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो ले ली। यहाँ x और dy के अंदर y की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो वो ले लिया अपन ने। मैक्सिमम पावर लेनी है, जैसे यहाँ पे x और y है तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है, यहाँ y की तो है ही नहीं, यहाँ y की तो ये है। उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो क्या जाएगा, dx है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड को एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट को एज इट इज सेकंड को। तो क्या ये लिखा हुआ है क्या, इसका मतलब डायरेक्ट इसकी जगह लिख सकते हैं ना d ऑफ एक्स वाई, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स वाई। यानी इस टाइप के फोर्स जो होते हैं वो उनका जो इंटीग्रेशन है ना वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, इस टाइप के इंटीग्रेशन के अंदर जो वर्क डन की कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट हो जाती है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे समझना, मान लो अपने को यहाँ पे दे दिया कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर कि f की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर वाई क्यूब आई के प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर जे के, ये दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले सर w निकालेंगे और आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई क्यूब आई के प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर जे के डॉट dx आई के प्लस dy जे के। कितना आ गया, 3x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर dy, ये आया है ना। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो किस तरीके से सोल्व करना है, ये चेक करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को कि हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैसे, देखो अगर मैं दोनों में से मैक्सिमम पावर लूँ, जैसे यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है, ये कांस्टेंट वांस्टेंट को नहीं लेना है अपने को, मैक्सिमम पावर लो। यहाँ एक्स क्यूब इधर से और इधर से दिख रहा है तो वाई क्यूब, आ रही नहीं आ रही, आप इसमें से देख लो एक्स और वाई की कौन सी मैक्सिमम पावर दिख रही, 3 दिख रही, तो यहाँ वाई क्यूब ले लिया, इसमें एक्स की दिख रही है और इसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इंटू वाई क्यूब, फिर प्लस क्या देखेंगे एक्स क्यूब को एज इट इज 3y स्क्वायर dy। अगर अपन इसको देखें तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस ये आ गया 3x क्यूब वाई स्क्वायर dy। क्या ऊपर वाला फंक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो बन रहा है। इसका मतलब या इसकी जगह पे अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये आ गया d ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये d ऑफ ऐसे करते हैं आप डायरेक्ट ये क्यों लिख देते हो। अरे भैया जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो x प्लस सी होता है ना, वैसे d यानी ये वाला पार्ट जो है, जैसे इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो अंदर वाला फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ये समझ रहे हो। तो अपन ये वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव ही बोलेंगे। कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि आपने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं ली। पर इसी जगह पे ऐसा होता, जैसे मान लो हमारे को फोर्स दे रखा होता 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई के प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के, है ना, और आपसे पूछते हैं फाइंड आउट द वर्क फ्रॉम 0,0 टू a, बाय y x इज इक्वल टू y, है ना। अब अपने को ये दे रखा है, तो जब मैं वर्क निकालूंगा और टाइप ऑफ फोर्स के लिए निकालूंगा तो W क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई के प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे के डॉट dx आई के प्लस dy जे के, ये आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। अब पहले ये चेक कर लो कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। क्या करें, ये चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है।
कैसे चेक करें? यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो क्या लिखोगे भाई, दोनों की मैक्सिमम पावर लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो दोनों में मैक्सिमम पावर यही दिख रही है, तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करने जाऊंगा तो क्या आएगा, 2x dx वाई स्क्वायर प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर 2y dy, और ये तो मेरे को कैसे ही नहीं दिख रहा है इसके इक्वल, यानी फोर्स तो हमारा क्या हो चुका है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि बिना पाथ की इक्वेशन के सोल्व नहीं हो सकता। अब पाथ की इक्वेशन का यूज करो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप किसके थ्रू लेके जा रहे हो, x इजिकल टू वाई के थ्रू लेके जा रहे हो, तो x इजिकल टू वाई के थ्रू लेके जा रहे हो, तो अब यहाँ पे वर्क डन क्या लिखोगे कि w जो था 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, ये जो दिख रहा है इसमें x की वैल्यू किसके इक्वल कर दें, y की वैल्यू के पुट कर दो, क्योंकि अपने को देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है तो y को पुट करो, 3x स्क्वायर डी एक्स और प्लस 3 यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ कितना आ गया देखो, 3x की पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स प्लस 3y की पावर 4 डी वाई, तो ये क्या आ गया, 3x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3y की पावर 5 अपॉन 5, 0 टू a। आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बोला है 0,0 से a, तो x भी 0 से a वेरी कर रहा है, y भी 0 से a वेरी कर रहा है, तो आ गया 3a की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3a की पावर 5 अपॉन 5। आंसर कितना आ गया अपना, ये आ गया अपने 6a की पावर 5 अपॉन 5 आ चुका है। समझ में आई? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले, वो तो इस तरीके से होंगे। अब कंजर्वेटिव वाला भी बता देता हूं, जैसे मान लो अपने से पूछा जाता, फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम 1,2 to 3,4 for force F is equal to 2x y square I cap plus 2x square y j cap। इसके लिए बताना है हमें, तो क्या करें सॉल्व करने के लिए, जैसे सबसे पहले f दे रखा है 2x y स्क्वायर आई के प्लस 2x स्क्वायर वाई जे केप, और ds वेक्टर निकालेंगे तो ये आएगा dx आई के प्लस dy जे केप। आ गया? अब क्या करना है, w क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, जो आप लिखोगे तो आ जाएगा 2x y स्क्वायर dx में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर y dy, ये बना ना। अब मुझे इसको चेक करने के लिए क्या करूँ, दोनों की मैक्सिमम पावर में से ये x स्क्वायर ले लिया और यहाँ से y स्क्वायर ले लिया, चेक कर लो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x dx, y स्क्वायर को एज इट इज, और यहाँ क्या जाएगा x स्क्वायर 2y dy, तो ये हमने देखा 2x y स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर y dy, ये बना सेम एज इट इज, ऊपर वाला बन रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप का फोर्स हो चुका है, नॉन ये कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो w क्या लिखूं, d ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 1,2 से लेके 3,4, तो देखो आंसर क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर फ्रॉम 1,2 टू 3,4, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर y 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 इंटू 16 माइनस 4, कितना आ गया ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 140 जूल। तो ये है बच्चों अपने को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस के अंदर चेक करने का। समझ में आ गया? तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो या कंजर्वेटिव फोर्स हो, जब अपने को सॉल्व करना होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे वहां पे। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, जिसके बारे में अपन डील करने वाले हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करने वाले हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, किस तरीके से अपने को वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सेट्रा। देखो कुछ बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है।
तो उसके बारे में मैं आप लोगों को सबको पहले बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है। जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा तो उसके अगेंस्ट में जो एनर्जी आ रही होगी वो हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे ये समझना, विद इन द सिस्टम अगर पार्टिकल की पोजीशन वो की वही रहे, पर विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग अगर पार्टिकल्स पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मुझे बताओ ये मार्कर है, मार्कर के अंदर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो विद इन द मार्कर जो है वो तो वहाँ के वहीं हैं, पर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो यहाँ लेके गया तब भी मार्कर के अंदर के पॉइंट्स तो सिस्टम के रेस्पेक्ट में तो वहीं रहे, पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर आ चुके हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे टाइप की एनर्जी, क्या कह सकते हैं, एक ऐसे टाइप की एनर्जी जो पार्टिकल के, देखो एक्चुअल मूवमेंट की वजह से आती है वो तो अपन कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पर विद इन द सिस्टम पार्टिकल की पोजीशन तो वो की वही रहे, पर दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो चुकी है, वो वाली जो एनर्जी आती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या मीनिंग होता है कि किस तरीके से सॉल्व करें, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का सीधा सा एक सिंपल सा इलाज है कि जो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है उसके अगेंस्ट में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही होगी वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब कभी अपन अपने को हमेशा बचपन में सिखाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, नहीं। पहली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी को हम बिना रेफरेंस फ्रेम के तो निकाल ही नहीं सकते। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो आप नहीं कह सकते कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है विदाउट हैविंग ए रेफरेंस पॉइंट। तो जब तक अपने पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा अपन पोटेंशियल एनर्जी को कह दें या कैलकुलेट कर ले वो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे को पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। यानी हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे डिफरेंस निकाल लिया आपने, देख लिया एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी उतनी है तो दूसरी जगह की आप अपने आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अपन डेफिनेशन की फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ एनर्जी विच कम्स ड्यू टू particles position, shape and size। ऐसी पार्ट ऑफ एनर्जी जो पार्टिकल के पोजीशन, शेप और साइज की वजह से आती है क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और आप ऐसे कह सकते हो कि अगर साइज बढ़ गया तो भी पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, साइज घट गया तो भी पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। अगर मान लो अपने से और भी चीज़ें पूछी जाए तो अपन ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन की रेस्पेक्ट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए पार्टिकल तो वहाँ पे भी क्या आई होगी, पोजीशन। पर वो कैसे, विद इन द सिस्टम तो पार्टिकल की पोजीशन वो की वही रही पर दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये अपन कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं विद इन द सिस्टम remain same but change due to other, दूसरे के रेस्पेक्ट में ये चेंज होते हैं। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट the conservative work done by work done against the conservative force। मतलब U फाइनल माइन, या अपन ऐसे कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन या F डॉट ds। यहाँ पे F जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। यानी आप ऐसे कह सकते हो स्मॉल के लिए du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw, और यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव का है। किसका है, कंजर्वेटिव।
अब देखो इसको ऐसा लिखा जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल और एफ डॉट डी एस। अब अगर मान लो ये तो क्या हो गया, अगर मैं कहूँ यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, ये रेफरेंस पॉइंट है अपना जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अपन ने जीरो मानी हुई है, तो वहाँ पे यू फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। यानी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा, वही हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं, जैसे यह यहाँ था पार्टिकल है, उसको आप ऊपर की तरफ ले गए, कहाँ पे, एच हाइट तक ले गए और यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल एम मास का। तो अगर मैं यहाँ कहूँ डब्ल्यू तो आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी एच। क्यों? क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ लिख दिया मैंने P इज इक्वल टू 0, ये रेफरेंस पॉइंट माना है। आपको हमेशा सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए किसी एक जगह का जो रेफरेंस पॉइंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानना पड़ेगा, 0। ऐसे तो आइडियली अपन इन्फानाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, पर ये केस टू केस वेरी करेगा कि किस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी अपन ने क्या मानी। तो अगर मैं यहाँ कहूँ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, तो अब आप यहाँ से यहाँ तक के लिए कहोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है तो ये आ गया माइनस ऑफ एम जी एच, यानी ये आ गया प्लस एम जी एच। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे कहे रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस जो हैं, रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस तो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यही हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा अगर अपन बात करें तो ये हो चुका है हमारे मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये चारों फोर्स ही है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे ये डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू है ये इक्वेशन, तो अगर मैं यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एस। और अपने को पता है माइनस ये क्या लिख सकते हो आप, डी अपॉन डी एस ऑफ एफ डॉट डी एस, यही आएगा। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन तो हट जाएगा डिफरेंशिएट करते टाइम, तो क्या जाएगा, डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ रह जाएगा। देखो जब आप यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा। यानी अपन इसे कह सकते हैं फोर्स कंजर्वेटिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एस होती है। क्या होती है, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एस होती है। अब एक चीज समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, यू जो होता है ना वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट जो होती है वो तो जूल एसआई है ना, या और यहाँ पे अर्ग कह सकते हैं सीजीएस के अंदर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होती है, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होती है। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। सही, मैं ये कह रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे बताओ एफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एस जब अपन करेंगे तो ये तो स्केलर है भैया और ये क्या है, वेक्टर। तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो इसको इक्वल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि एफ ऑफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया डी यू बाई डी एस और यहाँ पे मैंने लगा दिया आर केप। क्या लगा दिया, आर केप। जैसे मान लो मेरे को बोल दिया जाए कि u इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, फाइंड f, तो आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे 3r स्क्वायर जहाँ पे r आपको बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट है, तो f क्या लिखोगे, माइनस डी यू बाय डी आर। ये अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली चेंज कैसे करेंगे, ये आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी आर ऑफ 3r स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा देखो माइनस 3 2r आएगा,
अब यहाँ पे ये तो लिख दिया आपने -6r, पर यहाँ पे r कैप भी लगाना पड़ेगा, जो क्या हो चुका है, यूनिट वेक्टर। क्या हो चुका है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो आपने बता दिया सर कि ऐसे करना है। मान लो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा ना भाई, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि जैसे मान लो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस है ना, और u इज गिवन इन एक्स वाई जेड, तो अपन यहाँ यूज़ करते हैं f के लिए माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई केप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे केप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के केप। कैसे, यहाँ पे वाई जेड को कांस्टेंट मानना है, यहाँ पे एक्स जेड को कांस्टेंट मानना है, और यहाँ पे एक्स वाई को कांस्टेंट मानना है। मतलब अगर मुझे u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है किसी भी फॉर्म में, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट। जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लो क्वेश्चन दे दिया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और हमारे से पूछा जाए फोर्स बताओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो निकालो फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, माइनस डी यू बाय डी एक्स निकालो, एक्स वाई वाई जेड को कांस्टेंट मानते हुए। क्या जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा 2x, वाई जेड स्क्वायर को कांस्टेंट माना और आगे माइनस साइन है ही। फिर यहाँ कहूँ माइनस डी यू बाय डी वाई निकालो, तो एक्स जेड को कांस्टेंट मानना है, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, माइनस है ही, और y का डिफरेंशिएशन 1। और मैं कहूँ कि डी यू बाय डी जेड निकालो, एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए, तो क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर का 2z। तो जब मैं फोर्स लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड स्क्वायर आई केप माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे केप माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई जेड के केप। ये हमारा फोर्स आ चुका है। कुल मिला के अगर सिंपल सी फॉर्म में दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी को, तब तो ये है ही, आर केप लगा देंगे। और अगर मुझे एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, जैसे एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ, मान लो हमारे को पोटेंशियल एनर्जी दे दी एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा दे दिया, और आपसे बोल दिया फाइंड फोर्स एट 1, 2, -1, ये बताना है। तो अब क्या करें, और यूँ बोला हुआ है कि अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा, u हमें दे रखा है एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, माइनस में क्या आ गया, माइनस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ वाई जेड स्क्वायर आएगा और ये वाई 2x आ जाएगा, आ गया, क्योंकि आपको एक्स जेड को वाई जेड को कांस्टेंट रखना है। तो अब देखो कितना आ जाएगा, 1 वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, y की जगह तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और ये 1, कितना आ गया देखो, -2 प्लस 4 कितना आ गया 6, माइनस में आ गया। ऐसे ही अब अपन निकालते हैं माइनस डी यू बाय डी वाई, क्या जाएगा, माइनस एक्स जेड स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन 1, क्या आ गया, माइनस वैल्यू पुट कर दो 1 जेड का स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या आ गया, ये -2 आ गया। ऐसे ही डी यू बाई डी जेड निकालेंगे माइनस में, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड स्क्वायर का 2z प्लस, अब यहाँ पे तो z आ ही नहीं रहा, तो यहाँ क्या आ गया 0, तो आ गया -2x y z। तो ये देखो कितना आया, -2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +4 आ गया। तो जब मैं यहाँ फोर्स लिखूंगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो -6 आई केप -2 जे केप प्लस 4 के केप, ये आ गया हमारा तरीका डायरेक्ट फोर्स लिखने का। समझ में आया नहीं आया? तो ये तरीके हैं जिससे अपन फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
सभी को क्लियर है ये चीज़? अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।